डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को 3-4 बार आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको ये याद हो जाएगी। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है। आपने ये कहा इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन नहीं है बेटे। हवा बॉडी के अंदर चली गई और हवा बॉडी से बाहर चली गई, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ये ब्रीथिंग हो सकती है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है। अरे सुनो, कमरे के अंदर हवा आई और कमरे से हवा बाहर चली गई, रेस्पिरेशन हो गया? नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट में, मेनली कार्बोहाइड्रेट का टूटना और एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। ए ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम सेल्स के अंदर हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन लाइफ का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में रेस्पिरेशन होता है। डेफिनेशन फिर से एक बार सुने, एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन bonds of complex compound through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy is called respiration. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज है। मेनली क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए एटीपी को हम करेंसी ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। एटीपी क्या कहते हैं? ये करेंसी है एनर्जी की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटीन फैट और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रोटीन और फैट या ऑर्गेनिक एसिड के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम लिखो, तो जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो तो है ग्लूकोज, लेकिन इसके अलावा सुक्रोज भी है, स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है और कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी हैं। प्योर फैट और प्योर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ नहीं होते। अंडरलाइन करें इस पॉइंट को। प्रोटीन, फैट और प्योर प्रोटीन और प्योर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट की हर सेल अपना फूड नहीं बनाती।
सिर्फ वही सेल फूड बनाती हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक सॉल्यूट के रूप में, मतलब सुक्रोज के रूप में ट्रांसफ़र होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो उन सेल्स में सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड नहीं बनाते। तो एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ प्लांट्स सेप्रोफाइट होते हैं, जैसे फंजाई। ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड होती हैं। फंजाई सेप्रोफाइट है। फंजाई क्या है? सेप्रोफाइट है। फंजाई एनर्जी के लिए डेड और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। एटीपी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उन सेल्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है उसमें प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ऑलरेडी निकलती है, तो प्लांट उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल्स। फिर सुनिए इस लाइन को, रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फॉर लोअर देन एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे पहले क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि प्लांट में एयर किन रास्ते से इंटर करती है? देखिए, स्टोमेटा और लेंटिसिल। स्टोमेटा और लेंटिसिल से एयर प्लांट के अंदर इंटर कर जाती है। लेंटिसिल बार्क के नीचे होते हैं। लेंटिसिल बार्क के नीचे पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की इक्वेशन पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। देखिए, C6H12O6 रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये टूट जाएगा इसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी C6H12O6 रेस्पिरेशन द्वारा टूट गया किसमें? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है कि अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक, तब इसमें 38 ATP उत्पन्न होते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर 38 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो 2 ATP, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और ETS नहीं होती है। ATP का रिलीज़ होना वो डिपेंड करता है कौन सा शटल सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, वो कम्प्लीटली ब्रेक होता है तो कितने ATP उत्पन्न हो रहे हैं? 38 ATP, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है शटल सिस्टम पे, ये आप आगे डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इतना याद कर लें कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने पर, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने पर 38 ATP बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस
साइटोप्लाज्म होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म होती है। एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर्ड किसने किया था? ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर्ड बाय, ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर्ड किया था EMP, याद कर लें आप, एम्बेडन, मेयरहॉफ, पर्नस। ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर्ड किया था एम्बेडन, EMBDEN, एम्बेडन, मेयरहॉफ, MEYERHOF, मेयरहॉफ, एंड पर्नस, PARNAS, पर्नस ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप्स हैं? ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? नोट कीजिए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से केवल 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन C6 होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में केवल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से आता है? प्लांट्स में ग्लूकोज आता है सुक्रोज से। लाइन सुनिए, इन प्लांट ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, अंडरलाइन कीजिए। प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? सुक्रोज से मिलता है। और सुक्रोज किसका प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। देखिए, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। नोट करें इसको, प्लांट में सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। और ये दोनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। देखिए, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू, मैं एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूँ, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। एनिमल में ग्लूकोज कहाँ से आता है? देखिए, एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर फूड है। तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा टूट जाता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा टूटता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस हार्मोन ग्लूकागोन के द्वारा होती है। नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हार्मोन ग्लूकागोन के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, कौन सा एंजाइम होता है वहाँ पे? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है? देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर है मैग्नीशियम आयन। और यहाँ पे ATP का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। थोड़ा सा मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ता हूँ। देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट किस एंजाइम के द्वारा बनता है? तो एंजाइम का नाम क्या है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ भी एक ATP कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं? नोट कीजिए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स,
मैंने पूछा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने बनते हैं, तो आपने कहा 3 फॉस्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह हम चेंज कर दें, माल्टोज हो जाए, तब कितने बनेंगे? तो एक माल्टोज में चूँकि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक माल्टोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने पर 3 फॉस्फोग्लिसराइड के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। याद रखना 3 फॉस्फोग्लिसराइड से डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट भी बनता है जो 3 कार्बन कंपाउंड है, और डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट वापस कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसराइड में। नेक्स्ट पॉइंट, 3 फॉस्फोग्लिसराइड किस एसिड की प्रेजेंस में 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसराइड में बदल जाता है? आंसर होगा फास्फोरिक एसिड। आंसर होगा फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस एक चेन रिएक्शन है जिसमें 10 स्टेप्स हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि पूरी ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं? पूरी ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, आप बताएं। 2 एटीपी। पूरी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी जनरेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने पर 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जब वो पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 4 एटीपी जनरेट होते हैं, 4 एटीपी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, पूरी ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रोजनेशन कहाँ पर होता है? किस स्टेप पर डिहाइड्रोजनेशन होता है? स्टूडेंट ध्यान दें, इसका आंसर है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसराइड से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा बनता है। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसराइड से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तब होता है डिहाइड्रोजनेशन, और डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन रिलीज होती है जो जाती है हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD पर, जिससे बन जाता है NADH2। एक NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं? एक NADH2 से ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू 3 एटीपी बनते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तब ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन होने पर ग्लाइकोलिसिस में केवल 2 एटीपी गेन होते हैं। जनरेट 4 एटीपी होते हैं लेकिन 2 कंज्यूम हो जाते हैं, तो गेन कितने हुए? 2। फिर सुनिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस ओनली 2। और ये पूछा जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का गेन होता है, मतलब कितने एटीपी का हमें लाभ होता है? तो आप लिखेंगे 8 एटीपी। बनते 10 हैं, 2 कंज्यूम हो गए, बच्चे कितने? 8, तब 8 एटीपी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एटीपी जनरेशन किस स्टेप पर होता है? देखिए, फर्स्ट एटीपी जनरेशन किस स्टेप पर होता है? सुनिए, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसराइड से जब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये हुआ डिहाइड्रोजनेशन। फिर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो एक एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है, जब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब एटीपी का जनरेशन होता है। सेकंड एटीपी का जनरेशन कहाँ होता है? फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है
तब सेकंड एटीपी का जनरेशन होता है। सेकंड एटीपी का जनरेशन कहाँ पर होता है? जब फास्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तब वहाँ पर सेकंड एटीपी का जनरेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद हो गया? कितने एटीपी के जनरेशन कितने हैं ग्लाइकोलिसिस में? 2 जगह है। एक है जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये हुआ फर्स्ट एटीपी जनरेशन। फास्फेनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है तो सेकंड एटीपी जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है। तो पायरुविक एसिड का जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है उसके कितने वेज हैं, मतलब पायरुविक एसिड कितने रूपों में फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है? देखिए, पायरुविक एसिड 3 मेथड से फर्दर ब्रेकडाउन होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है और प्लांट्स में है तब क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड से बन जाता है अल्कोहल। और तीसरा, अगर मसल्स में है तो पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड, तो बनता है पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। सुनिए एनसीईआरटी लाइन, there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, aerobic respiration. पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन के लिए 3 रास्ते हैं। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा एरोबिक। मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए, मसल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में टूटता है, फिर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है तब मसल्स थक जाती हैं, जिसे कहते हैं फटीग, और मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। यही लैक्टिक एसिड वापस चला जाता है ब्लड के द्वारा लीवर में, वहाँ जाकर ही कोरी साइकिल के द्वारा वापस बदल जाता है ग्लाइकोजन में, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड के फर्दर ब्रेकडाउन होने के कितने मेथड्स हैं, कितने रास्ते हैं, वो आपने पढ़ लिया कि तीन रास्ते हैं। नंबर 1 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नंबर 2 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक फेट, FATE, फेट ऑफ पायरुवेट? तो मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट 3 हो गए। पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट, तो ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती है। ग्लाइकोलिसिस इंडिपेंडेंट है, मतलब ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी कंज्यूम हुए? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, और दोनों के स्टेप सुनिए।
जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो एक एटीपी वहाँ कंज्यूम हो जाता है। जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है तब एक एटीपी कंज्यूम होता है। इस तरह से 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स में है। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ग्लूकोज 6 फास्फेट C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया G6P, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फिर बन जाता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर बनता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर बनता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बनता है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बनता है फास्फो एनॉल पायरुवेट और फिर बन जाता है पायरुविक एसिड। तो पहले आप ऐसे याद कीजिए, जब ऐसे याद हो जाए तो उसके बाद उसके एंजाइम्स याद कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और आपको याद भी हो गए होंगे। एक बात याद रखना, फर्मेंटेशन की इक्वेशन C6H12O6 ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता है? 2C2H5OH प्लस 2CO2। फर्मेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है? ईस्ट के द्वारा हो रहा है। ईस्ट मीन्स सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी। सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी। एक लाइन याद रखना कि ईस्ट पॉइजन कब बन जाती है। देखिए, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। ईस्ट जब अल्कोहल 13% हो जाता है तब ईस्ट खुद पॉइजन बन जाती है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज द 13%। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% पे पहुंच जाता है तब ईस्ट पॉइजन में चेंज जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट व्हेन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को याद रखिएगा, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। थैंक यू। एक पॉइंट और याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड तथा अल्कोहल फर्मेंटेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे 7% कम होती है। देखिए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। क्योंकि जितनी एनर्जी निकलती है उतनी एनर्जी एटीपी फॉर्म में एटीपी द्वारा कैप्चर नहीं हो पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एनर्जी निकलती है वो ग्लूकोज के जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे 7% एनर्जी वो लगभग कम होती है, 7% एनर्जी कम होती है। फिर एक बार लाइन पढ़ रहा हूँ, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड
उत्पन्न नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एन एरोबिक कंडीशन। नोट करें, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकार्योट्स एंड यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। इन मैनी प्रोकार्योट्स एंड यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये दोनों ही प्रोसेस हैज़ार्डस हैं, याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन में उस प्रोसेस का नाम बताओ जो कि हैज़ार्डस है, HAZARDOUS, तो आपका आंसर होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। नोट करें, व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बीवरेजेस that are naturally fermented। that are naturally fermented। आंसर है 3%। आंसर कितना है? 3%। मैं एक लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी के, आप ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट पॉइजन themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। इसी के आगे देखिए, when then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented। तो आंसर कितना है? 3%। तब आंसर हो जाएगा 3%। नेक्स्ट पॉइंट, मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी में ग्लूकोज से तो पायरुविक एसिड बना, लेकिन पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट्स ये बताएं आप, पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना रिडक्शन है। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना रिडक्शन है। जहाँ भी डिहाइड्रोजनेज होता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है? रिडक्शन में आ जाता है। देखिए, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, जो कि रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में, NAD में। फिर सुनिए आप, एनिमल सेल में जैसे मसल्स में एक्सरसाइज के समय ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वहाँ पे पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है NADH प्लस H आयन, विच इज़ रीऑक्सीडाइज, जो कि पुनः NAD में ऑक्सीडाइज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में अगर एरोबिक है तब 10 ATP मिलते हैं, 10 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, बचते हैं 8 ATP। तो नेट गेन ऑफ ATP कितना हो जाएगा? 8। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, केवल 2 ATP का गेन हमें होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का अगला डिस्कशन इसके सेकंड वॉल्यूम में होगा। थैंक यू।